नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज ये हमारी 5वीं क्लास है और इससे पिछले वाली क्लास में जो हमने शुरू किया था चैप्टर राष्ट्रीय आय का अर्थ, जिसमें हमने विस्तार से जाना और जीएनपी जनरली किसे कहते हैं, लोग किसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय आय क्या होती है और जीएनपी का पारिभाषिक अर्थ क्या होता है, यह सब हमने पिछली क्लास में जाना। अब हम इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। मैं कविता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से। चूँकि हम अब काफ़ी समय से साथ हैं तो परिचय शायद आपको बार बार आवश्यकता ना पड़े। तो अब हम जो पिछला चैप्टर हमने जहाँ छोड़ा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखेंगे वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन उससे पहले नेशनल इनकम से जुड़ी हुई एक चीज़ है ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जिनको कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स, टीपी से जिसको डिनोट करते हैं और जिसको हिंदी में हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। तो हस्तांतरण भुगतान की कॉन्सेप्ट को आज मैं समझाते हुए उसके बाद हम वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम की तरफ बढ़ेंगे। तो जो हस्तांतरण भुगतान है वह घटक है जो कि राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय को अलग अलग करता है। यानी राष्ट्रीय आय या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, हम जो भी नाम से इसको पुकारें, उसकी एक विशेषता होती है कि यह उत्पादन के साधनों यानी कि श्रम, भूमि, पूंजी और साहस, इन उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित आय होती है। अर्जित शब्द का को यहाँ आप अंडरलाइन कीजिएगा। अर्जित यानी अर्नड। आय दो तरह की हो सकती है, एक हमने अर्जित की है, अर्न की है, अपना एक समय और उत्पादकता देकर हमने कोई कार्य किया है जिसके बदले हमें पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है, उसे कमाना, सामान्य भाषा में हम कमाना कहते हैं और हम इसको सोफिस्टिकेटेड भाषा में अर्नड इनकम कहते हैं। एक इनकम होती है जो हम अर्न नहीं करते, हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे हम तो बेरोजगार हैं, हमारे पास अभी कोई काम नहीं है, लेकिन हमें सरकार मान लीजिए 2000 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रति माह पे करती है, तो वह हमारी अर्नड इनकम नहीं हुई, वह हमारा हस्तांतरण भुगतान कहलाएगी। इसी तरीके से और हस्तांतरण भुगतान जैसे विधवा पेंशन है ना, और वृद्धावस्था पेंशन, अगर सरकार जो है वो जनहित या जन कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए लोगों को उनके जीवन स्तर के हिसाब से कुछ आय प्रदान करती है जो कि उनकी अर्नड इनकम तो नहीं है लेकिन उन्हें प्राप्त हो रही है, तो वो उसको ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। तो ट्रांसफ़र पेमेंट जो होती है वो राष्ट्रीय आय के हिस्सा नहीं होती है, जबकि व्यक्तिगत आय का हिस्सा होती है। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। व्यक्तिगत आय का हिस्सा होने का कारण यह है कि उस व्यक्ति को आय कहीं से भी प्राप्त हुई हो, किसी भी स्रोत से प्राप्त हुई हो, वह उस व्यक्ति की आय बन जाती है। लेकिन एक राष्ट्र के आय के अंदर सिर्फ वही गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त आय शामिल की जाती है जो कानूनी गतिविधियों से प्राप्त हुई हो, जो कि जिसके बदले में कोई ना कोई उत्पादकता सृजित हुई हो। इस तरह से पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट्स के आधार पर बहुत बड़ा फ़र्क रहता है। तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स को मैं, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, वे भुगतान जो किसी व्यक्ति को देश की सरकार अथवा विदेशी भूभाग से, विदेशों से भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स प्राप्त हो सकते हैं। जैसे किसी ने कोई बुक लिखी और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट सेलर बन गई, तो उससे वह कमाएगा, वो तो उसकी इनकम है ही। लेकिन अगर किसी दूसरे देश की सरकार ने खुश होके उसको पुरस्कार स्वरूप कुछ डॉलर, कोई नोबेल प्राइज़ वगैरह जैसे मिल गया है, तो इस तरीके से विदेशी भूभाग से भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स प्राप्त हो सकते हैं। तो हम वापस अपनी इस पे आ जाते हैं स्लाइड पे। वे भुगतान जो किसी व्यक्ति को देश की सरकार अथवा विदेशी भूभाग से मौद्रिक रूप में किए गए, यद्यपि उनके बदले कोई उत्पादकता सृजित नहीं की गई है, जैसे बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आदि। तो ये मैं आपको पहले ही विस्तार से समझा चुकी हूँ कि इसका मीनिंग
ट्रांसफर पेमेंट का मीनिंग क्या है। अब हम आज की क्लास जिसके लिए विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे वह है वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं। आप लिख लीजिए हिंदी में इसे। विभिन्न अवधारणाएं जैसे सामान्य बोलचाल में तो राष्ट्रीय आय ही कहा जाता है, लेकिन बहुत सारी अवधारणाएं हैं जो राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के रूप में ही जानी जाती है। एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए इन्हें अलग अलग जानना अत्यंत आवश्यक है। साधारण मनुष्य के लिए नेशनल इनकम से ही काम चल जाता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में इसका उत्तर फेस करना होगा, अतः आपके लिए हर अवधारणा को अलग अलग रूप से जानना आवश्यक है। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख ही रहे हैं कि जैसे पॉइंट्स बने हुए ए से एच तक, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, है ना, जीएनपी लिखा हुआ है और उसकी टांग में एमपी लिखा हुआ है, पी के पास में। इसी तरीके जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो एमपी का मतलब है एट मार्केट प्राइस, इसको ऐसे पढ़ेंगे जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर, और मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमतों पर। तीसरा है एनएनपी एट मार्केट प्राइस, है ना, और चौथा सेम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब आप देख रहे हो कि इसके आगे एनआई लिखा है, यानी वास्तव में जो राष्ट्रीय आय होती है वह कौन सा कॉन्सेप्ट है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही वास्तव में किसी देश की राष्ट्रीय आय होती है। नेक्स्ट है प्राइवेट इनकम। आपने सुना होगा किसी भी अर्थव्यवस्था में एक प्राइवेट सेक्टर होता है, निजी क्षेत्र, और एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है। तो दोनों की उत्पादों के विक्रय मूल्यों को जब मिलाते हैं तो राष्ट्रीय आय बनती है, लेकिन यदि उसमें से एक को घटा दें तो दूसरी बच जाती है। यानी कि मान लीजिए आप गवर्नमेंट सेक्टर वाले एंटरप्राइजेस की इनकम को घटा दें तो प्राइवेट इनकम शेष रह जाती है। तो प्राइवेट इनकम को भी निकालने का एक फॉर्मूला है, एक तरीका है, जिसे हम बाद में विस्तार से देखेंगे। और नेक्स्ट है पर्सनल इनकम, जो कि प्राइवेट इनकम से भिन्न है, वैयक्तिक आय, है ना। तो प्राइवेट इनकम एक तरीके से जो भी कमर्शियल सेक्टर हैं, बिजनेस सेक्टर हैं, उनसे जुड़ी इनकम है। पर्सनल इनकम जो है वो उसमें सारा हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि व्यवसाय क्षेत्र के अलावा जो भी व्यक्तिगत क्षेत्र है उसका हर व्यक्ति की आय उसमें आ जाती है। और नेक्स्ट है डीपीआई। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हर एक चीज़ को एक संकेत देते हैं। जब हम राष्ट्रीय आय की गणनाएं करते हैं तो सब कुछ बड़ा बड़ा ना लिख के उसकी शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं, जिनके बारे में हमें बस पता होना चाहिए। तो ये है डीपीआई, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, यानी कि खर्च योग्य आय। डिस्पोजेबल शब्द आपने सुना होगा, डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं, प्लेट्स होते हैं, इस तरीके से, यानी कि एक बार उनको सेवा में लिया और उसके बाद उनको वो ख़त्म हो जाती है, उनको रीयूज़ नहीं करते हैं। इसी तरीके से डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम वह इनकम जो आपने खर्च कर दी और ख़त्म हो गई, एक बार आपकी जेब से निकली, बाजार में खर्च हुई और ख़त्म हो गई। इस तरीके से इसको ये शब्द डिस्पोजेबल दिया हुआ है। और उसके बाद है पीसीआई, यानी कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। आपने अखबारों में, समाचारों में और सुना होगा बहुत बार कि भारत की प्रति व्यक्ति आय इतनी है, पाकिस्तान की इतनी है, बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से भी ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से, और अमेरिका तो पता नहीं कितने हज़ार डॉलर्स में, यदि हम एक गूगल में लिस्ट निकालेंगे कि पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट नेशंस, तो फटाक से हमारे सामने एक लिस्ट आ जाएगी जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से देश की में पर कैपिटा इनकम कितनी है। और उन आंकड़ों को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सा देश विकसित देश है और कौन सा देश विकासशील देश है और कौन सा देश पिछड़ी दुनिया का देश है। तो इस तरीके से 3 प्रकार के देश प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के आधार पर ही जिनमें भिन्नता की जाती है और उनके विकास की स्थिति को समझा जा सकता है। तो विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए हम फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक अवधारणा में कुछ मदें अतिरिक्त जोड़ी या घटाई जाती हैं। और जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जो कि हमारी लिस्ट में पहली अवधारणा है, इसको हम पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन पुनः इसको समझने के लिए आपके सामने एक फॉर्मूला दिया हुआ है।
GNP at market price is equal to QX into PX plus QY into PY plus QZ into PZ plus डैश 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 QN into PN। अब ये जो फार्मूला है यह प्रोडक्ट मेथड से निकाला गया है। प्रोडक्ट मेथड यानी कि उत्पाद विधि। तो राष्ट्रीय आय को मापने की लगभग 3 विधियाँ होती हैं जिनका जिक्र हम बाद में करेंगे। उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, जिनका जिक्र हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी यहाँ इतना जानना काफ़ी है कि Q यानी कि क्वांटिटी। यदि किसी अर्थव्यवस्था में माना कुछ वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं तो X, Y, Z और N ये तो है वस्तुएं, है ना। X वस्तु, Y वस्तु, Z वस्तु और N डैश डैश करके N मतलब अनगिनत वस्तुएं। और P जो है वो है उनकी कीमत, यानी PX यानी X की कीमत, PY यानी Y की, PZ और इस तरीके से PN तक। यदि हम हर एक वस्तु की मात्रा को उस वस्तु की प्रति इकाई कीमत से गुणा करके दूसरी वस्तु की इसी तरीके से निकाली गई कुल कीमत से जोड़ देते हैं और जोड़ते जाते हैं, तो अंत में जो हमें प्राप्त होता है वह GNP एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे की क्लास के लिए तब तक आप तैयार रहें। थैंक यू।